हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी एसएसटी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, राज्य से साम्राज्य। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया गया है बेटा? इसमें ये बताया गया है, एक बच्ची है रोशन, जिसको उसके दादाजी ने, उस बच्ची का जन्मदिन था तो उसको नोट दिए, है ना, कड़क नोट दिए। तो वो बच्ची नोट को हाथ में उसने ले लिया। अब वो बच्ची नोट को देखकर सोच रही है कि इसमें जो है, इन सभी नोटों में दाहिनी तरफ तो गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और बाईनी तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र जो बने हुए थे, वो बच्ची ये सोच रही थी कि ये क्यों बने हुए हैं। जो उसके हाथ में जो नोट था, उस नोट में जो गांधी जी का चेहरा था और जो शेर बने हुए थे, तो वो इनको देखकर सोच रही थी कि ये क्यों बने हुए हैं, है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, है ना। आप शुरू करते हैं। इसमें इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं, है ना। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों में देखते हैं, तो उनका जो इतिहास वो बहुत लंबा है और उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। उसके बाद उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक जो थे वो कौन थे? अशोक थे। उनके निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, है ना। इससे पहले हम यह जाने कि अभिलेख में क्या लिखा हुआ था, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, कि जो राज्य होते हैं उनको साम्राज्य क्यों कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। जो अशोक थे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना किसने की थी? उनके दादा ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले उसकी स्थापना की थी। और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और कौन थे? चाणक्य। चाणक्य या फिर उनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चाणक्य की बुक है जो, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के जो विचार है वो हमें, उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें हमें उनके विचार जानने को, हमें उस किताब में उनके विचार जानने को हमें मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, है ना, जो आगे की हम मानचित्र पे पढ़ेंगे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। जो साम्राज्य होते थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। और जो तक्षशिला है आपका, वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जो है आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन जो है वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने के लिए, है ना, से जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और क्या होता था, ये जो नगर है, इसी से व्यापारी, सरकारी अधिकारी और जो शिल्पकार हैं वो इन्हीं नगरों में रहा करते थे। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण नगर है, जैसे कि तक्षशिला हो गया आपका, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, इनको तो ब्लैक डॉट से दिखाया गया है ना। और जहां से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है उनको रेड उसमें दिखाया गया। तो ये जितने भी कंधार हैं, ये जितने भी है ना, यहाँ से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें। वंश। तो वंश किसे कहते हैं? कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। अब जैसे कि जो ये मौर्य वंश था, इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा थे। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक, है ना। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। और आपके मौर्य वंश में जो राजा थे, जो महत्वपूर्ण थे, पहला चंद्रगुप्त, उनका पुत्र जो था वो बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब ये जो राज्य हैं वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है, मतलब राज्य साम्राज्य से कैसे अलग होते थे? क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है। और इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। अब क्योंकि साम्राज्य बड़ा है तो जो चीज बड़ी है उसकी उसकी सुरक्षा के लिए सेना भी ज्यादा चाहिए, है ना, संसाधनों की भी जरूरत होती है। तो इसीलिए
अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि राज्य और साम्राज्य में फर्क क्या है, और फिर इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। अब जब उसमें कई सारे नगर हैं तो फिर कर इकट्ठा करने के लिए उनको अधिकारी भी रखने पड़ेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब साम्राज्य का प्रशासन, है ना। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि जो साम्राज्य में जो प्रशासन करते थे वो किस तरीके से करते थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो इसीलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास के इलाके थे उन पर सम्राट का जो है वो सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब क्या हुआ सीधा नियंत्रण का, कि इस जो इलाके के गांव हैं, है ना, और जो शहर के किसान हैं, है ना, पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी हैं, उनसे जो कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और जो राजा के आदेशों का जो उल्लंघन करते थे उनको क्या होता था, अधिकारी सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, है ना, मतलब तनख्वाह भी दी जाती थी, है ना। और संदेश वाहक जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और राजा के जो जासूस हैं वो जो अधिकारियों के कार्यकलाप थे उस पर नजर रखते थे। कौन, राजा के जासूस, है ना। इन सबसे ऊपर होता था सम्राट। अब देखो सम्राट सबसे ऊपर होता था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, है ना। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे पढ़ेंगे हम इसमें। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, है ना। इनके इलाकों में जो मौर्य शासक हैं वो सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, है ना। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। अब उदाहरण के लिए कैसी कैसी चीजें मिलती थी। अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम से जो है वो कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग जो है वो काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। नजराना। अब हम ये जानेंगे कि नजराना क्या है। जहां कर तो आप नियमित ढंग से, है ना, जो कर होता है वो तो नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था। वहीं जो नजराना है वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, है ना। ऐसे नजराने जो हैं विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। नजराना तो आप स्वेच्छा से दिया जाता था, है ना, नजराना। और कर तो नियमित रूप से लिया जाता था, मतलब कर तो देना ही है। लेकिन नजराना क्या है जो स्वतंत्र थे लोग, जो मतलब स्वेच्छा से जो भी देना चाहें। नजराने में लोग स्वतंत्र होते थे, जो उनकी इच्छा है जो देना चाहते हैं वो दे दे, लेकिन कर तो सबको ही देना था, है ना। तो ये डिफरेंस है इसमें नजराना और कर में, है ना। एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से, है ना, जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। आगे बढ़ेंगे हम। राजधानी में सम्राट। जो मेगास्थनीज था उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज जो है वो किस राजा का राजदूत था, है ना। तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण दिया। तो यहाँ पर उसका एक अंश दिया जा रहा है ना। वो क्या है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंग रक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंग रक्षक जो हैं वो पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं।
वे हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उनके खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये क्या है, एक विवरण दिया गया है। ये किसने दिया है? मेगास्थनीज ने जो देखा है ये उसका विवरण है। आगे बढ़ेंगे हम और पाटलिपुत्र के बारे में, है ना। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। अब ये पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा है और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 84 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है ना, सजाया हुआ है। यह चारों तरफ से उद्यानों, चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जो अशोक हैं वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने जो संदेश हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की, है ना। तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है ना। अब देखो, अब आगे हम जानेंगे कि अशोक ने किस तरीके के जो संदेश हैं वो जनता तक अपने पहुंचाए। अशोक का कलिंग युद्ध। अब यहाँ पर हम कलिंग युद्ध के बारे में समझेंगे। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है ना। अभी मानचित्र में भी हम देखेंगे इसको। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा है, लेकिन जो युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। किसने? अशोक ने ऐसा निर्णय लिया। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, है ना। तो इसमें जो है हम ये है यहाँ पर कलिंग, है ना, यहाँ की बात कर रहे हैं कलिंग की। ये पूरा मैप है, आप इसको देख लेना आराम से। ये कलिंग है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब जो अशोक का जो अभिलेख था उसमें जो उनके कलिंग का जो वर्णन है वो देखो आप, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कितने साल बाद? 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों, है ना। अब ये सवाल है कि क्यों। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को वो खो देते हैं। इसीलिए मुझे जो है पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म यानी कि धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का जो है मैंने निश्चय किया है। किसने? अशोक ने। अशोक ने ये सब वर्णन कहाँ? अशोक के अभिलेख में मिला, है ना। मैं जानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक जो है बलपूर्वक विजय पाने से बहुत अच्छा है। कैसे? धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना वो ज्यादा अच्छा है बलपूर्वक दिल जीतने के मुकाबले में। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, है ना। क्या चाहते थे वो? कि अब मेरे बाद जो मेरा पुत्र होगा या जो मेरे पोते होंगे वो कभी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से जो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ये सवाल पूछा गया, है ना। धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखें। ये वाली मूर्ति, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है ना। ये देख रहे हैं आप इमेज में। आगे बढ़ेंगे हम।
अशोक का धम्म क्या था। अब हम ये जानेंगे कि वो जो अशोक का धम्म था वो है क्या। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें, है ना, कि अच्छे काम करने चाहिए। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। कौन? अशोक। अशोक जो है वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, है ना, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का जो निदान करना ये उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद से नहीं पढ़ सकते, है ना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि जो हमारे राजा हैं उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं। तो इसीलिए जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके जो अधिकारी थे वो उन्हें पढ़ के सुनाएंगे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इसी काम में लगा दिया और उनको कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, है ना, कि उनके धम्म के विचारों का प्रचार प्रसार सब करें मिलकर के। आगे बढ़ेंगे हम। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब देखो कितना परिवर्तन हो गया। पहले जो व्यक्ति युद्ध करने में महारत जिसको हासिल था, अब वो व्यक्ति किधर चला गया? धर्म के रास्ते पर चला गया, है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम इसमें। अशोक का जो है अपनी प्रजा के लिए जो है उनका जो संदेश था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, है ना, जैसे कि जब वो बीमार पड़ते हैं या जब उनके बच्चों का विवाह होता है या फिर जब बच्चों का जन्मदिन होता है या फिर जब वो यात्रा शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो अशोक ने कहा कि ये जो कर्म कांड है ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? दूसरी रीतियों को अगर हम मानेंगे तो वो ज्यादा फलदायी होंगी। तो वो रीतियां क्या थी? कि अपने दास और अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, जीव जंतुओं पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। अशोक ने क्या कहा कि अगर आप अपने दासों और नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देंगे तो ये ज्यादा फलदायी होगा, है ना। किसी कर्म कांड से ज्यादा फलदायी क्या होगा? कि आप लोगों का सम्मान करें। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं, तो ये नहीं करना है। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना है। और यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। इसीलिए हर किसी को, उन्होंने क्या बताया कि हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। तो मतलब हमें कुल मिलाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि आप दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, आप लोगों के साथ सम्मान पूर्वक बातें करो, उन्हें इज्जत दो, है ना, बड़ों का आदर करो, जीव जंतु पर दया करो। तो कितनी सारी चीजें उन्होंने बताई, है ना। तो इसमें हमें सब समझ में आया कि मतलब हमें हमेशा दूसरों का भी आदर करना चाहिए, दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, है ना, और अपने धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने धर्म का तो सम्मान करते हैं पर किसी और के धर्म को लेकर के क्या आप उसकी निंदा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आगे हम पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि। तो आधुनिक भारत की ज्यादातर जो लिपियां हैं वो पिछड़े सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे कि आ, देवनागरी लिपि में आ को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, है ना, हम सब ऐसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये आ। आरंभिक ब्राह्मी लिपि में इसको कैसे लिखा जाता था?
आ अक्षर को, है ना, आ को ऐसे लिखा जाता था। देवनागरी में आ को ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में आ को ऐसे लिखते हैं, है ना, और मलयालम में आ को ऐसे लिखते हैं, और तमिल में आ को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको आ अक्षर के बारे में दिखाया गया है कि अलग अलग भाषाओं की लिपियों में उसको कैसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।